हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है। आज हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अगर सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं कि प्रॉपर्टी के रेट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर डाउनफॉल में है। राइट नाउ मैं बात कर रहा हूं, अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं। वो क्यों डाउनफॉल पे हैं? वो डाउनफॉल पे इसलिए हैं कि बायर बाय नहीं करना चाहता, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बायर ख़रीदना नहीं चाह रहा। और जब मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसका रेट गिरेगा, फिर बायर अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा। और अगर यही चीज़ हो कि मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए, लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की तरफ आ जाए, तो क्या होगा कि बायर ज़्यादा आ जाएंगे और प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। और जब प्रॉपर्टी कम होगी तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 100 प्रोडक्ट हैं और 200 उसके बायर्स हैं, इस यूनिट का रेट सपोज 10 रुपीज़ है, तो ये लोग इसकी बिडिंग शुरू कर देंगे। लोग इसको 12, 15, 20 तक भी इसको बाय करने के लिए तैयार होंगे। वो लोग जिनको इस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है वो इसको 15 में भी बाय करेंगे, ठीक है। और यहीं अगर इसका उलट कर दिया जाए कि यहाँ पे ये 300 है और इसके बायर 200 हैं, तो जिसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है ना, तो वो कम मुनाफे में हो सकता है कि वो कहे कि भाई मुझसे आप ये 9 रुपीज़ का ले लो, ठीक है, मैं आपको ये 9 रुपीज़ में दे दूँगा, 1 रुपी कम दे दूँगा। उसका प्रॉफिट, उसकी बाइंग हो सकती है 7 रुपये की हो। वो कहता है यार, जहाँ मैंने 3 रुपये प्रॉफिट कमाना है वहाँ पे मैं 2 रुपये प्रॉफिट कमा लेता हूँ, मैं इसको सस्ता सेल करके अपने पैसे अपने पास वापस ले लेता हूँ। और जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है, 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 बायर्स हैं, तो उसमें से 100 वो लोग इसको महंगे रेट पे ख़रीदेंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बाकी के 100 लोग वेट करेंगे कि जब मार्केट में नई सप्लाई आ जाएगी तो तब हम इसको बाय कर लेंगे। अब इसको फॉरेक्स के अंदर देखते हैं कि फॉरेक्स के अंदर ये कैसे काम करता है। देखें, आप इस चार्ट को गौर से देखें। आपको इस चार्ट के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि प्राइस एक लाइन बनाकर नहीं चल रही। प्राइस जाती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और ये इस तरह करके ज़िगज़ैग एक अपना एक फॉर्मेट मेंटेन कर रही होती है। जब प्राइस यहाँ पे थी उस टाइम हम एक सपोज कर लेते हैं कि उस टाइम गोल्ड का रेट था $2400। अब यहाँ पे जब प्राइस इस टाइम यहाँ पे मौजूद थी तो उस टाइम लोग इसको बाय कर रहे थे कि हो सकता है इसका रेट फ्यूचर में और बढ़ जाए, तो हम इसको बाय कर लेते हैं। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ तक बाइंग रही। अब यहाँ पे आकर बाइंग रुक गई और कुछ सेलिंग हुई। जिन्होंने यहाँ से बाय किया था उन्होंने यहाँ पे 24-40 के ऊपर आके इसको सेल कर दिया कि हमें $40 इनफ है और हम इसको यहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ पे मार्केट में जब सप्लाई आई तो रेट गिरा, रेट वापस आ गया 24-20 पे, यहाँ पे रेट आ गया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से लोगों ने देखा कि यार ये भी ठीक है, ये रेट भी हमें मुनासिब है, हमें ज़रूरत है गोल्ड की, हम इसको बाय कर लेते हैं। यहाँ से फिर बाइंग शुरू होगी और यहाँ पे आके बाइंग थोड़ी देर के लिए रुक गई। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था या जिन्होंने यहाँ पे बाय करके इधर सेल नहीं किया था और यहाँ पे आके उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, तो उन्होंने यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको सेल कर दिया, रेट नीचे गिर गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे आके लोगों ने देखा कि 24-40 के ऊपर मार्केट, काफ़ी दिनों से मार्केट इसके ऊपर है, या काफ़ी देर से मार्केट यहाँ पे है। उम्मीद यही की जा सकती है कि ये अब गिरेगी नहीं, ये बढ़ेगी, बाय कर लेते हैं। यहाँ से मज़ीद बायर आ गए। अब जब यहाँ से बाय होना शुरू हुआ तो आप ये देखेंगे प्राइस काफ़ी ऊंची चली गई और प्राइस आके ऑलमोस्ट 2490 के ऊपर प्राइस आके रुक गई। यहाँ पे लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी। जिन्होंने यहाँ से बाय किया था हो सकता है यहाँ सेल ना किया हो, यहाँ सेल ना किया, और यहाँ पे आके उन्होंने मार्केट को गोल्ड सप्लाई दे दी। अब यहाँ पे फिर प्राइस डाउन होना शुरू होगी। तो कोई भी ऐसे लेवल जहाँ पे मार्केट 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आकर
सेलिंग करती है या बाइंग करती है, वो फॉरेक्स के अंदर की लेवल्स बन जाते हैं। वो लेवल्स फेमस लेवल हो जाते हैं। आप उन्हें कह लें कि साइकोलॉजिकल लेवल बन जाते हैं। वो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जहाँ पे लोगों का जहन बन चुका होता है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी वहाँ तक आ चुकी होती है, उनको वहाँ पे ये चीज़ समझ लग रही होती है कि अगर गोल्ड इस प्राइस पे आ गया है तो अब इसको बाय करना है, अगर इस प्राइस पे आ गया तो इसको सेल करना है। एक हिस्ट्री चल रही होती है पीछे से किसी भी प्रोडक्ट का। जब अभी पाकिस्तान में एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी गाड़ी जो 2015, 16, 17 में वो थी 25 लाख रुपीस की, लेकिन अब वही गाड़ी आपको जो नई 0 मीटर गाड़ी 2015-16 में आपको 25 लाख रुपए की मिलती थी, राइट नाउ वही गाड़ी आपको 45-50 लाख रुपए की मिलेगी। क्यों? उसके पीछे वजह ये है कि एक आइटम है, वो मार्केट के अंदर आए सपोज 10,000 यूनिट्स। अब जो नई प्रोडक्ट कंपनी बना रही है वो प्रोडक्ट बना रही है महंगी, तो लोग क्या करते हैं कि यार उसका पिछला वेरिएंट खरीद लेते हैं, बिल्कुल 0 मीटर नहीं लेते, उससे पिछला वेरिएंट ले लेते हैं, तो वहाँ पे बनती है डिमांड। और जब डिमांड बनती है तो वहाँ पे सप्लाई शॉर्ट है, और शॉर्ट सप्लाई की वजह से लोग उसको ज़्यादा बाय करते हैं। दूसरा, जब 2015-16 में डॉलर PKR का जब आप कन्वर्जन करते थे तो उस टाइम रेट सस्ता था, तो अब क्या हुआ है कि डॉलर महंगा हो गया, तो इस वजह से भी पैसे की वैल्यू डिवैल्यू होने की वजह से भी लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। देखें 2015 से 2024 तक 9 साल वो गाड़ी इस्तेमाल भी हुई, लेकिन जो ऑनर है उसको पैसे उसके ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बायर की साइकी बन गई है और सेलर की साइकी बन गई है। तो ये जो लेवल्स हैं जहाँ पे प्राइस बार बार टच कर रही है, ये लेवल की लेवल बन जाते हैं। और ये लेवल जो हिस्टोरिकल लेवल्स होते हैं, अगर आप उसको फ्यूचर में देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे भी टच हुआ, और अगर आप इसको आगे जाके देखेंगे तो ये भी टच हुआ, और ये एक ही लेवल है। अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये एक ही लेवल है। अब आगे तफसील से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस आती है तो किस लेवल पे प्राइस क्या रिएक्शन करती है, कौन से लेवल पे बायर है और कौन से लेवल पे सेलर है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाइंड बायर्स और सेलर की साइकी क्या है। कोई भी लेवल मार्केट में तब बनता है, प्राइस का लेवल, जब वहाँ पे कोई ज़्यादा खरीदना चाह रहा है या ज़्यादा सेल करना चाह रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाता हूँ कि सपोर्ट बेसिकली एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे प्राइस जब आती है तो वहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं या जिन्होंने यहाँ से बाय किया होता है वो उस लेवल पे आकर मेंटली तौर पे या फियर के वजह से वो उसको सेल कर देते हैं। यहाँ पे कि जी ये ऐसा लेवल है, यहाँ पे अगर हमने इससे ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश की तो हो सकता है कि जहाँ से हमने बाय किया था प्राइस वहाँ से भी डाउन हो जाए। एक बंदे ने एक गाड़ी अगर 50 लाख रुपए की ख़रीदी है जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 25 लाख रुपया, उसने डबल रेट पे ख़रीदी है, तो उसके दिल में खौफ तो होगा ना कि यार मुझे लगता है कि डॉलर का रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा और यही 50 लाख वाली गाड़ी अगर मैं 6 महीने साल के बाद बेचूंगा तो यही गाड़ी हो सकता है 24 लाख की हो जाए, तो मैं 26 लाख का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसको भी सेल कर दूंगा। तो जो ये लेवल है रेजिस्टेंस के लेवल, यहाँ पे बायर सेल कर देता है, अपनी जो भी उसके पास क्वांटिटी अवेलेबल होती है उसको सेल करता है। जैसे ही सेल करता है प्राइस डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर बायर्स यहाँ से एक्टिव होते हैं और प्राइस अगेन ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ से एक प्राइस स्टार्ट हुई और बढ़ना शुरू होगी, प्राइस बढ़ रही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे आके पहली दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स ने चीज़ सेल कर दी। तो मार्केट का रुझान, मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल, एक हिस्टोरिकल लेवल बिल्ड हो गया कि ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस है 100, कोई भी $100 PKR जो भी लगा ले 100 है, यहाँ पे प्राइस है इसकी 120,
और यहाँ पे प्राइस है इसकी 140। अब एक बंदे ने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसका रेट बढ़ता बढ़ता मार्केट में उसकी शॉर्टेज थी, रेट बढ़ना शुरू हो गया, तो वो 120 पे उसका रेट आ गया। उसने यहाँ पे सेलिंग नहीं की, उसने कहा यार मैं एटलीस्ट 40% तो प्रॉफिट कमाऊँ ना। तो उसने यहाँ पे आके अपना ये 40 रुपये जो हैं ये इसने अब बुक कर लिए कि यार बस ये लेवल ठीक है, मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट कबूल है, मैं इसको यहाँ पे सेल करता हूँ। जब उसने ये क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, ये 1 लाख यूनिट भी हो सकते हैं, 1 करोड़ यूनिट भी हो सकते हैं, उसने यहाँ पे आके सेल कर दिया। और यहाँ पे जब ये प्राइस की एक हिस्ट्री बनी कि ये आइटम, जो भी आइटम है, ये 140 रुपये में पास्ट में एक दफ़ा सेल हो चुकी है, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया कि ये आइटम 140 की भी बिकी है। अब जब यहाँ पे सप्लाई आई मार्केट में, 1 लाख यूनिट आया, तो उस टाइम बायर कम थे, तो क्या होना शुरू हुआ कि प्राइस की वैल्यू वापस डाउन होते होते 120 पे आ गई, 100 पे नहीं आई, प्राइस मिड में थी। यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे ऐसे बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल नहीं किया होगा, तो वो 120 पे भी अभी 20 रुपीज़ प्रॉफिट में है। अब उन्होंने क्या देखा कि यार ये प्राइस 140 तक गई थी, हमने इसको यहाँ पे सेल नहीं करना, अब यहाँ पे हम इसको होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करते हैं तो ये प्राइस जब एक दफ़ा 140 पे गई है तो ये दोबारा भी 140 पे जाएगी। अब यहाँ पे एक तो हो गए पुराने बायर, अब यहाँ से न्यू बायर स्टार्ट होते हैं। 120 से वो फ्रेश बाइंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने 140 का फिगर देखा था पास्ट में, उनको पता था कि यार अभी ये सस्ती है, 140 की निस्बत तो ये सस्ती है ना, तो यहाँ से वो मज़ीद बाय करते हैं कि यार कल इसकी प्राइस 140 जब होगी ना तो हम इसको सेल कर देंगे। अब जैसे प्राइस यहाँ पे आती है, इस जगह पे आती है, तो ये लोग एक, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल एक बिल्ड हो चुका हुआ है, हिस्ट्री बन गई है, तो यहाँ पे आके वो फिर इसको सेल करते हैं मार्केट में, फिर सप्लाई आती है और रेट इसका गिरना शुरू हो जाता है। अगेन ये चीज़ दोबारा रिपीट करती है 2 से 3 दफ़ा। अगर मार्केट एक प्राइस को टच कर ले तो चांसेस होते हैं कि अब वो या तो इसको नया हाई बनाएगी या नया लो बनाएगी, ये चांसेस होते हैं। तो सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहाँ पर बायर हैं, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर है, ये सेलर का लेवल है। अब यहाँ से प्राइस गई, रेजिस्टेंस पे आई, सेलिंग हुई, वापस यहाँ पे आ गई, फिर बाइंग हुई, यहाँ पे फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, और इस तरह होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि जब मार्केट ये समझने लग जाती है कि यार अब ना ये महंगाई हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, डिफरेंट उसके ऊपर अब रॉ मटेरियल के एक्सपेंस ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, अब हमें 120 का बाय करके 140 के बेचने में अब हमें कोई प्रॉफिट खास नहीं है, अब हम यहाँ नहीं बेचेंगे, यहाँ पे वो शॉर्ट नहीं करते, इसको मार्केट के अंदर सेल नहीं करते, होल्ड करके रख लेते हैं। मार्केट के अंदर एक यूनिटी का फैक्टर आ जाता है, तो क्या होता है कि प्राइस यहाँ से बूस्ट कर जाती है, डिमांड यहाँ पे फिर बनी, लोगों ने फिर देखना शुरू किया कि यार चलो अब हम 140 पे ही ख़रीद लें। तो यहाँ से जब लोग बाइंग शुरू करते हैं, बीच वाले बंदे जो फ्रेश बायर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जब बाइंग करते हैं तो प्राइस को उठाकर 160 के साइकोलॉजिकल लेवल पे जाकर छोड़ देते हैं, यहाँ पे आके सेल कर देते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, जिन्होंने 100 की बाइंग की और उनके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी थी, पैसा बहुत ज़्यादा था, बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने 120 पे भी सेल नहीं किया और 140 पे भी सेल नहीं किया। उनको ये फ्यूचर का पता था कि आज नहीं तो कल प्राइस 160 पे जानी है। तो ये लोग भी हो सकता है इनमें से कुछ लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर दें, मार्केट में सप्लाई बेच दें और यहाँ पे सेल कर दें, तो यहाँ पे एक नया लेवल, हिस्टोरिकल लेवल बिल्ड हो जाएगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि जिन्होंने 120 का बाय किया था उन्होंने 140 का नहीं सेल किया, कुछ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जाकर 160 के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल कर दी। एक ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो न्यू बायर आए थे जिन्होंने 140 का ख़रीदा था, वो 160 पे जाके 20 रुपीज़ प्रॉफिट लेते हैं और यहाँ पे मार्केट में आके सप्लाई दे देते हैं।
अब जब सप्लाई आई तो अगेन रेट डाउन होना शुरू हुआ, फिर रेट वापस 140 पे आ गया। यहाँ से वो लोग जिन्होंने अभी बाय नहीं किया था, इस टाइम पे बाय नहीं किया था, तो वो यहाँ पे अगेन बायर्स आ जाते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका हुआ है और यहाँ से अगेन बाइंग होती है, प्राइस अप साइड पे जाती है। यहाँ पे फिर बायर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, सेल करते हैं और मार्केट में एक दफ़ा रेट फिर गिरता है और फिर अगेन एंड अगेन ये रिपीट 2 से 3 दफ़ा हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जब भी प्राइस अपना एक हिस्टोरिकल लेवल ब्रेक करती है तो वो उल्ट हो जाता है। यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सेलर्स मौजूद थे, तो वो सेलर कब बायर्स में कन्वर्ट हुए? जब प्राइस ने वो लेवल ब्रेक कर दिया, उससे अगला हिस्टोरिकल लेवल बनाया, तो लोगों ने फिर वहाँ सेलिंग की बजाय बाइंग शुरू कर दी, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। एक आपको और आसान मिसाल देता हूँ ये समझाने के लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपस में रिवर्स रिलेशन क्या है। मैं अगले पेज पे आपको वो ज़्यादा तफसील से समझाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये डिफरेंट फ्लोर्स हैं। ये एक ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। अब एक कमरे की मिसाल लेते हैं, रूम। ये एक रूम है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है, ये फर्स्ट फ्लोर का और ये सेकंड और ये थर्ड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बॉल कह लें या कोई भी चीज़ आप जब थ्रो करेंगे तो वो छत से लगकर वापस ज़मीन पे आ जाएगी, ठीक है। अगेन आप ये ट्राई कर लेते हैं, वापस आ जाएगी, फिर ट्राई कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएगी। फिर क्या होता है, वो बॉल स्टेयर से होती हुई फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। अब जब फर्स्ट फ्लोर पे वो बॉल पहुंच चुकी है तो फर्स्ट फ्लोर की जो आगे से रूफ है, फर्स्ट फ्लोर वाला जो रूम है, उसकी जो छत है, उससे टकराकर वो फर्स्ट फ्लोर के ही उसके ऊपर जो उसकी एक लेंटर है, जो उसकी एक फर्श है, उसके ऊपर आकर सपोर्ट ले लेगी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जब वो बॉल सपोर्ट ले रही थी तो अब वो सपोर्ट, क्योंकि स्टेयर से बॉल अगले फ्लोर पे चली गई है, ऊपर चली गई है, उसके लिए ग्राउंड फ्लोर से अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक सपोर्ट मिल गई है उसे। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी पहले, वो अब यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। फिर अगेन प्राइस दोबारा फर्स्ट फ्लोर की रूफ से टकराई, फिर आ गई और अगली स्टेयर से फिर ये चली गई सेकंड फ्लोर के ऊपर। अगेन ये इसी तरह ही प्राइस रिएक्ट कर रही है। ये एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ लग जाए कि रेजिस्टेंस जब टूट जाती है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब तक वो रेजिस्टेंस थी नहीं टूटी तो तब तक वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक दफ़ा अगर वो टूट गई तो नेक्स्ट टाइम प्राइस जब वापस उस लेवल पे आएगी तो उसके ऊपर एक दफ़ा सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। हम 2 या मैक्सिमम 3 दफ़ा किसी भी लेवल को टेस्ट करते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस का लेवल हो, चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो, उसके बाद वो टूट जाता है। 4th टाइम में टूट जाए या 5th टाइम में टूट जाए, ये टूटना है। हम मैक्सिमम 3rd टाइम अटैम्प्ट करते हैं, 2 टाइम की कंफर्मेशन ले लेते हैं, तीसरे टाइम ट्राई करते हैं और 4th टाइम हम वेट करते हैं कि मार्केट अब पता नहीं क्या करेगी, हो सकता है उस लेवल को ब्रेक कर दे। अब इस तरह ये प्राइस अगले फ्लोर के ऊपर कन्वर्ट होगी और अगले फ्लोर से वो प्राइस ऊपर नहीं गई, इस तरफ नहीं गई। अब यहाँ पे मैक्सिमम वो अपने हाई को उसने टच कर लिया हुआ है। यहाँ पे बायर्स अब सेल कर रहे हैं और फुल टाइम सेलिंग हो रही है, क्योंकि अब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया है, यहाँ पे अब इसको सेल करो। तो क्या होता है कि प्राइस एक दफ़ा डाउन आ जाती है। जब डाउन आ जाती है तो अगेन इसने अपना एक दफ़ा तोड़ा, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, लेकिन ऊपर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, ख़ास सपोर्ट नहीं मिली, वो तोड़कर वापस आ गई। और फिर इसने दोबारा एक दफ़ा इस सपोर्ट से दोबारा ट्राई की ऊपर जाने के लिए, लेकिन ज़्यादा उसको फिर यहाँ से सपोर्ट नहीं मिली और वो मज़ीद फॉल करके इस फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। ये इस तरह ये प्राइस की एक साइकी काम कर रही होती है। और इसके बिहाइंड एक चीज़ समझ जाएं कि डिमांड एंड सप्लाई है। कहाँ पे बायर ख़रीदने के लिए अट्रैक्टेड है और कहाँ पे सेलर बेचने के लिए अट्रैक्टेड है। सपोर्ट के ऊपर बायर्स ख़रीदना चाहता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर बेचना चाहता है।
जिसने सपोर्ट पे ख़रीदा है वो रेजिस्टेंस वाले लेवल पे जाकर अपनी जो भी उसके पास क्वांटिटी है वो उसको सेल कर देगा। अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की भी होती है। ये तो स्ट्रेट लाइंस है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइंस हैं। एक ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर आप इसको देखें तो ये आपस में 2 पॉइंट मिले। लेवल 1 में मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ट्रेंड लाइंस का मैंने आपको समझाया हुआ है। ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। हमने इन 2 पॉइंट को आपस में जब कनेक्ट किया तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ये सपोज यहाँ पे मार्केट अभी नहीं आई तो ये 2 लेवल आपस में कनेक्ट हो गए हुए हैं। अब तीसरी दफ़ा जब प्राइस यहाँ पे है या यहाँ तक भी आ गई है तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रख लेनी चाहिए कि एक दफ़ा प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फिर टच कर सकती है और यहाँ से प्राइस गिरेगी। एक सब रेजिस्टेंस ये है और एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होती है। ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है, इसी तरह ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है। अगर आप इसके लोअर साइड के ऊपर आप एक लाइन बनाना शुरू करें तो ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे देगी कि अब ये प्राइस यहाँ पे गई है, या अगर इसको टच नहीं की, मिड में से वापस आ गई है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये इसको ब्रेक कर दे। जब इसने इसको ब्रेक किया तो आप ये देखें कि इसने वापस जाके जो ये सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। वापस आके इसने रेजिस्टेंस दी और प्राइस वहाँ से डाउन साइड पे आना शुरू होगी। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन वाली है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, 1-2 लेक्चर्स में ये भी रिकॉर्ड करके मैं आपको समझा दूंगा। अभी हम इसके रूल समझ लेते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी समझी है। अब हम ये समझते हैं कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। ये मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके ड्रा हो जाएंगे। सबसे पहले यूज़ विक्स फॉर एक्सट्रीम लेवल्स। मैंने आपको विक्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा दिया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप कैंडल स्टिक की आप विक्स को समझ सकते हैं, जो फर्स्ट वीडियो है बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें कि आप अगर विक्स जो हैं इनको लेवल को ड्रॉ कर लेंगे तो आपको एक्सट्रीम लेवल मिल जाएंगे, और हाई और लो जो विक्स हैं आप उसको ड्रॉ कर लें। कोई भी टाइम फ्रेम में जब आप एक स्विंग है तो उस स्विंग का जो लोअर कैंडल की विक है उसको मार्क करेंगे और अपर साइड की कैंडल की विक को मार्क करेंगे तो आपके पास 2 लेवल्स आ जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे होगा। ये गोल्ड की मार्केट चल रही है, अभी खैर सैटरडे है तो ये मार्केट क्लोज है। अभी मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, मैं इसको 1 आवर कर लेता हूँ। ये 1 आवर हो गया। अब हमने अपना मोस्ट रीसेंट जो लेवल है ना, हमने सबसे पहले उनके ऊपर लाइन लगानी है। ये हमारी लोअर विक है और ये हमारी स्विंग की अपर विक है। ये जो मैंने आपको अभी समझाया है फर्स्ट रूल, उसमें आपने पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो आपकी स्विंग है, इस टाइम आपकी ये स्विंग है, ठीक है, आपने अपनी इस स्विंग को मार्क कर लेना है अपर साइड पे और लोअर साइड पे। मैं ये भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये मार्क किया क्योंकि ये इससे पिछला हाई ये वाला है तो ये क्लियर यहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 है यूज़ बॉडीज़ फॉर की लेवल्स। विक्स एक्सट्रीम लेवल हैं, आउटर साइड के लेवल हैं, और जो बॉडीज़ हैं वो की लेवल्स हैं। हमने बेसिकली अपना एक जोन बनाना होता है। अगर आप जोन बना रहे हैं तो जोन में आपको आसानी है, कोई भी जोन के अंदर प्राइस अगर आएगी तो आपको जज करने में आसानी हो जाएगी। एक खाली लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम जोन की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली बॉडी के ऊपर एक लाइन लगाते हैं। ये हमने इसकी बॉडी के ऊपर लाइन लगा दी, ये विक और बॉडी होगी, और ये भी हमने बॉडी पे लाइन लगा दी। अब ये हमारे पास एक छोटा सा जोन बन गया। ये हमने इसकी बॉडी को लगा लिया और ये अब हमारे पास विक्स वाली लाइन होगी। आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो नीचे वाली लाइन लगाई थी इस पर 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, और ये मल्टीपल, इसको देखें, इसको मल्टीपल जगह पे प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है इस लेवल को। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम इधर आ जाएँ 1 टच, 2, और प्रीवियसली भी ये देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस ने, ये देखें 3,
ये ऑल टाइम हाई पे है, इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे देखें बार बार ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका सपोर्ट। फ़िलहाल इस स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये नीचे भी लेवल है। अगर आप इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी तक प्राइस यहाँ पे है ना, तो जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी या यहाँ से एक दफ़ा फिर कंफर्मेशन देकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, तो यहाँ से हम बाय करेंगे और यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम नेक्स्ट लेवल, तो हमारे पास इमीडिएट लेवल कौन सा है, ये हम यहाँ पे इसको मार्क करके रखेंगे और फिर ये इसकी बॉडी को भी मार्क करके रखेंगे। ये अगले लेवल है। चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए चार्ट अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे ये हमारी अब यहाँ पर ये हमारी विक की सपोर्ट होगी और ये बॉडी की सपोर्ट, और ये हमारी होगी विक की रेजिस्टेंस और ये होगी बॉडी की रेजिस्टेंस। अब हम थर्ड रूल के ऊपर चलते हैं। थर्ड रूल है कंबाइन बॉडी एंड विक फॉर जोन। अब हमने वहाँ पे एक जोन बना दिया है, हमने इनको आपस में कंबाइन करने के लिए कह रहा है, तो वो हम एक रेक्टेंगल को वहाँ पे फॉर्म करते हैं। ये हमने एक रेजिस्टेंस का जोन बना लिया और इसी तरह हम यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन बना लेते हैं। फोर्थ रूल पे चलते हैं। प्रायोरिटाइज रीसेंट हाई और लो, फोकस ऑन द मोस्ट रीसेंट सिग्निफिकेंट हाई एंड लोज फॉर ड्राइंग योर लाइंस। ये मैंने फर्स्ट लेवल ही यहाँ से शुरू किया था। आपको शायद याद हो, मैंने आपको रीसेंट लेवल का बोला था कि आपने बहुत पीछे से जाके कंफ्यूज नहीं होना। जो एक स्विंग आपकी लास्ट स्विंग चल रही है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि इस स्विंग के ऊपर तवज्जो रखनी है। आपने इसे पिछली या उससे पिछली की तरफ जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी कौन सा प्राइस उसके करीब है। आपने बस अपनी लास्ट स्विंग का लो, विक का लो, अपर विक का हाई और बॉडी का, यहाँ से अपर का हाई और लोअर का बॉडी का आपने ये मार्क कर लेना। ये आपका एक जोन बन चुका है। दैट्स इट। आपको अभी फ़िलहाल इसी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा अभी आपको कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। फिफ्थ रूल देख लें, लुक फॉर क्लस्टर्स। आप उसको रिफाइन कर लें कि जहाँ पे ज़्यादा दफ़ा प्राइस सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे टच कर रही है, वो हमने उसको ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ही लगी है। उसके बाद कंसीडर साइकोलॉजिकल लेवल। अब मैं गोल्ड का आपको साइकोलॉजिकल लेवल समझा देता हूँ। चार्ट पे चलते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल वो राउंड फिगर्स होते हैं जहाँ पे इंसान को बस ये हो कि यार मैंने 2500 पे सेल कर देना है, मैंने 2500 पे बाय कर लेना है। ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। जैसे अभी देखें ना, ये एक ऐसा अजीब सा फिगर है, ये देखो 2510.459, ये कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है। राउंड फिगर्स में साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसको कंसीडर करने का आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर फॉल्स ब्रेकआउट। अच्छा, अब आपको ये समझाया जा रहा है कि जो लेवल्स अब आप ड्रॉ कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा क्वेश्चन ये रखना है कि बाइंग या सेलिंग करते दौरान आपने थोड़ा सा लेवल में ना फेक ब्रेकआउट को भी कंसीडर करने के बाज़ का प्राइस विक मारती है छोटी सी और विक के बाद वापस आ जाती है, तो वहाँ पे वो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है। तो आपने उस ब्रेकआउट से बचना है, थोड़ा सा कंफर्मेशन लेनी है। वो मैं अगली एडवांस जो हमारी लेवल 3 स्टार्ट होगा, वो लेवल 3 का मतलब यही है कि अब आप प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मैं लेवल 3 जब शुरू करूँगा तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें समझाना शुरू कर दूँगा कि यार कंफर्मेशन आपने कैसे लेनी है। तो जब कंफर्मेशन आपको मिल गई तो वहाँ जो बाय की आपकी लॉट है, आप उसको उस लेवल पे जाके, जब वो आपकी एक साइन कंप्लीट हो गया कि अब मार्केट सेल में जाने लगी, आप वहाँ पे उसको क्लोज कर दो। और अगर कोई सेल किया हुआ है आपने किसी लेवल से, तो जब आपको कंफर्मेशन मिल रही है तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी रखना है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने समझाया है आपको फॉल्स ब्रेकआउट में कि इतना क्वेश्चन आपने रखना है अपने जहन में कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। समझ गए ना कि मार्केट ने ये दिखाया है कि मैंने अब ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, लेकिन क्या हुआ, अगली कैंडल में वापस इन हो गई। और लास्ट, यूज़ वॉल्यूम कन्फर्मेशन। ये मैं आगे आपको जो ब्रेकआउट की मेरी वीडियो है नेक्स्ट, मैं आपको उसमें समझा रहा हूँ। अब तक के लिए यहाँ तक हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीट होता है। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, तो उसके लिए पहले आपने ब्रेकआउट वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो लाजमी देख लें। इसी से नेक्स्ट वीडियो जो ब्रेकआउट वाली है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि अब मार्केट यहाँ से
जो ब्रेकआउट ले रही है तो क्या वो फॉल्स है या उस पे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, या मैं रिवर्स की तरफ जाऊं। तो ये कुछ कन्फर्मेशंस हैं, ये लेना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो ब्रेकआउट की लाजमी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इसको लाइक कर दें, कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।